तो लास्ट क्लास में हमने हैलोजिनेशन को देखा था। आज की क्लास में हम देखते हैं कि अगर फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन करवाया जाए किसी भी कंपाउंड का तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, कौन से में सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिलता है, किस में हमें सारे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, कौन सी रिएक्शन होगी नहीं होगी, उसका हम किस तरीके से आइडिया लगाते हैं। अगर किसी एक हैलोजिनेशन करवाने पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, यही हमें जानना है और यही हमारे एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं, देखिए जो हमारा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप था RDS, वो कौन सा वाला था? जैसे ही किस लाइट के थ्रू या हीट के थ्रू आप हैलोजन जनरेट करते हैं, मान लो मैंने किसको प्रोड्यूस कर दिया है, X वाले को, और जिस एल्केन के H के साथ वो रिएक्ट करने वाला है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर, अब होगा क्या कि ये जो H है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और R अपना होमोलिटिक क्लीवेज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, H और X के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास R रेडिकल बनता हुआ हमें नजर आएगा। यही था हमारा रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। तो अगर आप इस ओवरऑल स्टेप को ध्यान से समझें तो आपको ये नजर आएगा कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन सा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बनेगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है इनकी बॉन्ड की एनर्जी पर। तो मैं आपको थोड़ा सा डेटा देता हूं जिसकी वजह से आप समझ पाएंगे कि मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि इस बॉन्ड यहां पर है बॉन्ड एनर्जी, और इस डेटा को आप लिख लीजिए, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल। देखिए तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगती है वो अराउंड 415 के आसपास है, अराउंड आइडिया दे रहा हूं मैं, ठीक है, किलोजूल पर मोल, इसके एक मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी। सिमिलरली अगर आप ये डेटा भी जानते हैं, HF, हम जानते हैं HF बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, देन HCl, देन HBr और लास्ट में HI, ठीक है। अब जो HF है उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? तो उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो 560 के आसपास होती है। HCl जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी 431 के आसपास, 30 मान लीजिए है। HBr जो है, अगर हमें इसकी भी बॉन्ड एनर्जी का आइडिया हो तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे, लगभग 360 के आसपास है। और सिमिलरली HI की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का जो डेटा है वो है अराउंड 300 किलोजूल पर मोल। तो आप लोग ये बात समझ पा रहे होंगे इस टेबल को देख के। अब मैं एक एक स्टेप से बात करके आपसे पूछता हूं, बताइए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं फ्लोरिनेशन कराता हूं, फ्लोरिनेशन, तो वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? पहला क्वेश्चन आपसे ये है। तो आप जानते हैं यहां से यहां जाने में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने में कितनी एनर्जी देनी है? 415। लेकिन बनेगा किसका? H और F का। तो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? 560 के आसपास। इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, जो देनी पड़ रही है वो क्या है? कम है। इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगाएंगे कि किस केस में ऊर्जा बाहर निकलेगी या देनी पड़ेगी। तो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ बेटा, क्लोरिनेशन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक? तो बॉन्ड तोड़ने के लिए 415 देनी है लेकिन निकलेगी 430, इसका मतलब ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक। ऐसे ही ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन को अपनी कॉपी में लिखो। ब्रोमिनेशन बताइए क्या होगी, ब्रोमिनेशन क्या होगी, और आयोडीनेशन। तो आप देखेंगे ब्रोमिनेशन में 415 एनर्जी देनी है बॉन्ड तोड़ने में और 360 लगेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ज्यादा एनर्जी देनी है तो प्रोसेस कैसा हो गया है? एंडो। 415 देनी है और 300 बाहर निकलेगी तो प्रोसेस कैसा हो गया है? एंडोथर्मिक। तो पहले हमें इस स्टेप से, सारी जो क्वेश्चंस है ना वो इस थ्योरी में ही है, आपको सिर्फ सारी बातें ध्यान से समझनी है। और एंड में जब हम क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा तो एल्केन्स के ऊपर सारे क्वेश्चन तो आप पहले सब रिवाइज करेंगे, खैर वो मैं आपको बता दूंगा कब क्या करना है। तो आप लोगों ने ये आइडिया लगा लिया है। तो फ्लोरिनेशन कैसी है? एक्सोथर्मिक। क्लोरिनेशन भी कैसी है? एक्सोथर्मिक है। ब्रोमिनेशन एंडो एंड आयोडीनेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हमें ये देखना है कौन सा प्रोसेस सेलेक्टिव होगा और कौन सा नहीं होगा। इनके बारे में एक एक केस को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली बात समझिए, अगर मैं आपसे फ्लोरिनेशन की बात करके कहूं, फ्लोरिनेशन
फ्लोरीनेशन, उसमें क्या होता है, एक बार एक नया पेज ले लेता हूं। देखिए फ्लोरीनेशन के केस में क्या होगा बेटा, जैसे ही दो F2 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और दो फ्री रेडिकल F जनरेट होंगे, और फिर ये F जो है जब किसी भी एल्केन से आगे रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलेगी, जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो क्या करेगी, ये जो एनर्जी रिलीज है, क्योंकि यहां से यहां जाने में एनर्जी लग रही है, तो ये एनर्जी मोर एंड मोर F रेडिकल जनरेट करती चली जाएगी। तो यानी एक तरीके से रिएक्शन स्टार्ट हुई, F रेडिकल जनरेट हुए, F रेडिकल ने यहां से H को लिया और क्या प्रोड्यूस कर दिया, ये तो मैं पहले लिख चुका हूं, लेकिन ये वाला स्टेप कैसा है, एक्सोथर्मिक, यानी एनर्जी बाहर निकलेगी तो और ज्यादा F रेडिकल जनरेट, इतने ज्यादा F रेडिकल जनरेट होते चले जाएंगे जनरेट, तो यानी रिएक्शन जो है हाईली एक्सोथर्मिक है और हमारे कंट्रोल में नहीं है, सारे के सारे H हाइड्रोकार्बन से खींचता चला जाएगा। तो फ्लोरीनेशन के बारे में ये हमारे किसी काम की नहीं होती है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पहली बात तो ये लिखेंगे हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक है, ये बात ध्यान रखेंगे, हाईली एक्सोथर्मिक, और दूसरी बात ध्यान रखेंगे अनकंट्रोलेबल है, तो इससे क्वेश्चन तो वो बनाएगा ही नहीं कभी, तो हमें इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की भी जरूरत नहीं। बस ये इसलिए सुन रहे हैं हम क्लास में, अगर मैं इनके चाहे ये काम की हो या ना हो, अगर मैं डायरेक्ट बताता क्लोरीनेशन स्टार्ट करते हैं बेटा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता सर फ्लोरीनेशन में क्या हुआ है, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, अगर हम क्लोरीनेशन पढ़ते हैं तो क्लोरीनेशन क्या है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, आंसर है क्लोरीनेशन भी एक्सोथर्मिक है, लेकिन ये एनर्जी इतनी ज्यादा बाहर नहीं निकल रही है तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन Cl जो है वो रिएक्टिव तो है ऑब्वियसली, तो इसमें आपको दो बात ध्यान रखनी है, एक तो ये एक्सोथर्मिक है, वो हाईली थी, ये हाईली नहीं है, यानी कि Cl रेडिकल जनरेट होते रहेंगे और रिएक्शन होती रहेगी, क्योंकि Cl रेडिकल जनरेट हो रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करते रहेंगे, तो आप ये लिखेंगे एक्सोथर्मिक तो है ही लेकिन सेलेक्टिव नहीं है, नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब प्रोडक्ट जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो आप बना देंगे, यानी आप लिख लीजिए इसको, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, will be formed। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं पहले भी दे चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमें पेपर में कुछ इस टाइप का दे दिया है और पूछ लिया है इसका Cl2 और H अगर हम ऐड करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप याद रखेंगे क्या किया जा रहा है, क्लोरीनेशन। तो आप जितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं, तो आप जानते हैं मैंने पहले भी बताया था, या तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है ये वाले, या 2 डिग्री है, दोनों ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, दोनों ही होंगे, दोनों में से कोई एक सेलेक्टिव, यानी कि ये नहीं है कि एक बहुत ज्यादा बनेगा, दोनों की परसेंटेज ठीक ठाक आपस में कंपैरिजन लायक ही रहेगी। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कौन सा वाला कितना बनेगा सर, उसका हम आइडिया कैसे लगाते हैं, तो लेकिन आप समझ गए, तो काम की चीज है, इनको हाईलाइट करके लिख लीजिए कि क्लोरीनेशन एक्सोथर्मिक है लेकिन सेलेक्टिव नहीं हो सकती है, उसका रीजन मैं बताऊंगा अब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस बात को जब हम ब्रोमिनेशन को पढ़ेंगे। देखो यही है ऑर्गेनिक में, जितना आगे बढ़ते जाओगे पिछली वाली चीजों को कंपैरिजन करने के लिए एक लॉजिक मिलता रहेगा और आप और अच्छे से बात को समझ पाएंगे। अब आप मुझे बताइए बेटा, ब्रोमिनेशन जो है आपने देखा था एंडोथर्मिक थी कि एक्सोथर्मिक थी, तो आप समझ गए कि सर एंडोथर्मिक यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। जब आप उस स्टेप में एनर्जी दे रहे हैं, एक तरीके से आप समझिए आपके पास पैसे हैं, जब पैसे जो है, एनर्जी को पैसे समझिए, जब आपको कहीं किसी चीज पे पैसा देना है तो आप सोच समझ के खर्च करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ये एक याद करने का तरीका है कि जो एंडोथर्मिक है उसमें आप सोचेंगे समझेंगे कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल है, और जब हम खुद ही करवा रहे हैं, जब हम टाइम लगा रहे हैं उस चीज को, हम अपनी मर्जी से बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं, तो हम उसी रास्ते को चूज करेंगे जिसमें स्टेबल रेडिकल बनता होगा। तो यानी आप याद रखेंगे ये सेलेक्टिव है, और पैसे के हिसाब से याद रख लेंगे कि सेलेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि इसके लिए आप लिख सकते हैं, आप देखेंगे इसका मैकेनिज्म मैं समझा चुका हूं, मोर स्टेबल रेडिकल जहां बनता होगा वही आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई?
तो एंडोथर्मिक है तो सेलेक्टिव है। क्लियर हुई ये बात? यानी कि बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से अगर मैं कहूं इसी में आप ब्रोमिनेशन HMU करके क्वेश्चन दिया हो और मैं आपसे पूछूं बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप लोग कहेंगे सर क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इस केस में हम सोचेंगे कि भाई सबसे स्टेबल कौन सा है। तो हम जानते हैं सबसे स्टेबल कौन सा रेडिकल बनेगा, 2 डिग्री वाला। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा, अब वो आपकी मर्जी है, आप Br को इस पे लगाएं या इस पे, वो तो बात एक ही आने वाली है। दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गई है बात? और इसके यानी आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, फ्लोरिनेशन में क्या होता है, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, आयोडीनेशन में क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आयोडीनेशन को भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं आयोडीनेशन की बात करूं, आयोडीनेशन, तो ये तो क्या है, हाईली एंडोथर्मिक है। तो इस केस में अगर I रेडिकल किसी भी H को एल्केन से लेता है और HI बनाता है प्लस R रेडिकल, तो आप जानते हैं यहां से यहां लाने में एनर्जी देनी पड़ रही है, बल्कि यहां से यहां आने में एनर्जी रिलीज हो रही है। इसीलिए ये रास्ता पीछे को भी आ सकता है। इसीलिए लोग लिखेंगे कि आयोडीनेशन जो है एंडोथर्मिक तो है ही। हर बात जो मैं क्लास में बोल रहा हूं वो एग्जाम का क्वेश्चन हो सकती है। एंडोथर्मिक तो है ही, साथ में रिवर्सिबल भी होती है। रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ा चुका हूं, यानी रिएक्शन किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो आयोडीनेशन में रिएक्शन बैकवर्ड में भी जाने के काफी चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन ये होंगे कि अगर हम आयोडीनेशन करा ही रहे हैं, वैसे एक अच्छा रास्ता तो नहीं है, पर अगर इस तरीके से हम कराएं तो हम ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। तो हम जानते हैं ये जो HI यहां प्रोड्यूस हुआ है, ली चैटलियर प्रिंसिपल मैंने ही आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है कि अगर उनमें से कोई एक प्रोडक्ट कंज्यूम कर दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आती है। ये बात पढ़ाई है मैंने ली चैटलियर में। बोलो भाई, अब आपको इसको कंज्यूम करना है। कंज्यूम करने के लिए कोई आप ऐसी चीज ऐड कीजिए जो HI से रिएक्ट करती हो, लेकिन फायदा तो तब हो कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो भी रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड में। अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट को हटा दूं तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड में। तो मैं यहां तुम्हारे डबल फायदा करने वाला हूं। अगर मैं HI को, ये -1 है, -1 में है, रेडॉक्स आपने देख लिया होगा लेक्चर, I2 में कन्वर्ट कर दूं तो इससे क्या हो रहा है, एक तो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है भाई, जो I2 बनेगा वही तो 2 I रेडिकल जनरेट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर -1 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां कितनी है, 0, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन। अगर हम इसका कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर दें तो ये कंज्यूम हो जाएगा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे ले जाया जा सकता है, तो उस टाइम पे आपके आंसर होंगे सर हम कोई भी जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर HNO3 लिख लो। अरे मैंने रेडॉक्स पढ़ाया है तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से चूज कर लेना कोई भी, HiO4, HiO3 एक्सेट्रा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आप लोग रिवीजन में क्या लिख लेंगे कि फ्लोरिनेशन के बारे में मैंने बताया है, हाईली एक्सोथर्मिक है, अनकंट्रोलेबल है। क्लोरिनेशन एक्सोथर्मिक है लेकिन सेलेक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट ये है, ब्रोमिनेशन एंडोथर्मिक है लेकिन सेलेक्टिव प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, और आयोडीनेशन जो है एंडोथर्मिक है जिसकी वजह से लेकिन वो रिवर्सिबल भी है। फॉरवर्ड में लाना है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना होगा। यहां तक चारों बातें समझ में आई, एक बार अच्छे से रिवाइज करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिए कि आपके कितने प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम क्लोरिनेशन करते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में अगर मैंने पूछा है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ आप स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमर जितने भी बनते होंगे उनको बनाने की कोशिश कीजिए। आइसोमेरिज्म मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और मैं एक एक करके अब डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए, पहले वाले में मैंने आपको एक आइडिया तो दिया है कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप जानते हैं जब क्लोरिनेशन होगा तो क्लोरिनेशन जो है वो एक सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। तो दैट मीन्स आपको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, 2 ही प्रोडक्ट बना देंगे। एक बार वो क्या करेंगे, Cl को किसी 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा देंगे। दूसरी बार जो वो प्रोडक्ट सोच रहे होंगे उनके दिमाग में वही है जो ऑब्वियसली अब तक हमने पढ़ा है
कि सर 2 डिग्री वाले को हटा के हम Cl लगा सकते हैं, तो वो 2 लिखेंगे आंसर कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हुए 2। आपने क्या कर दी गलती यहाँ पे, अब ये बात समझिए, जब आपने 2 डिग्री वाले Cl को हटाया है तो ये वाला कार्बन जो है वो एक कायरल सेंटर बन गया है। इस पर दोनों ग्रुप जो है, चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। दैट मींस दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके 2 एनेंटियोमरिक पेयर जो है, एक एनेंटियोमरिक पेयर बनेगा, एक R होगा और एक S होगा। तो अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा गया है तो आप आंसर कितना करेंगे, 3। आपको हर बात समझाई गई है, एग्जाम में सिर्फ जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरे वाले केस को ट्राई कीजिए। अगर आपने पहला वाला गलत कर दिया था तो ऑब्वियसली आपने सेकंड भी गलत किया होगा। तो सेकंड वाले केस को एक बार आप ट्राई कीजिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं। चलिए बोलिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब आपसे पूछे हैं तो इस बार फिर आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि स्ट्रक्चरल और स्टीरियोआइसोमर जितने भी होंगे वो सब बना के आप चेक करेंगे। तो आप जानते हैं क्लोरीनेशन इज नॉन सेलेक्टिव, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आज के बाद जब भी Cl2HMu दिखा मिले तो समझ लेना नॉन सेलेक्टिव है, और नॉन सेलेक्टिव का मतलब मैंने बताया है ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, ये होता है Cl2HMu का मीनिंग। आप केमिस्ट्री वाले बच्चे ये देख पाएंगे, जो नहीं जानते उनके लिए वो सिर्फ Cl2 और HMu ही होगा। तो आप जानते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। आप इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपका जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ पे Cl लगा दिया, प्रोडक्ट नंबर 1, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप इसको चेंज करेंगे तो आपका बिल्कुल सेम ही बना रहेगा। IUPAC नेमिंग मैंने आपको पढ़ाई है, इसलिए मैंने कहा था नेमिंग भी मैटर करती है। इसके अलावा अब अगर आप किसी दूसरे Cl को रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं इस पोजीशन पर Cl, दूसरा प्रोडक्ट भी आप देख पा रहे होंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी आप क्या सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अब आप फोर्थ सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी सोचनी जायज है। तो बहुत सारे बच्चे आंसर जो है वो 4 कर देंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था आपको यहाँ पर स्टीरियोआइसोमर्स भी देखने हैं। तो ये बात देखिए, इसमें क्या कोई भी कार्बन जो है क्या वो कायरल है? तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है, बच्चे सोचते हैं जिस पे Cl लगा है क्या पता सिर्फ उसी को चेक करते हैं वही कायरल है क्या। तो ये देखते हैं ये सर इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है, ये तो कायरल है ही नहीं, वो आगे बढ़ जाते हैं। बट आप ये बात समझिए कि जब तक ये Cl नहीं था, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों सेम थे, तो ये वाला कार्बन जो था वो कायरल नहीं हो रहा था। यहां Cl जुड़ते ही ये वाला एक डिफरेंट ग्रुप हो गया, CH3 अलग है, ये एक ग्रुप है, और एक दूसरा है हाइड्रोजन। तो आप ध्यान रखिए ये क्या बन गया है, कायरल सेंटर। और अगर ये कायरल सेंटर बन गया है तो R और S, ठीक है। तो आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे, हर बात आपको पढ़ाई है, पेपर में जल्दबाजी नहीं करनी है, जो भी क्वेश्चन करना है वो सही करना है, बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये सब सोच के चलना ही होगा, क्योंकि जिसके बेसिस पर आप अपनी पूरी जिंदगी में पैसे कमाना सोच रहे हैं कि इसके बेसिस पे, तो इसको अच्छे से सीखना आपको जरूरी भी है, ठीक है। अब देखो क्या ये एक कायरल सेंटर है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये भी CH3 है और ये भी क्या है, CH3 है। तो 2 प्रोडक्ट ऊपर मिल गए, एक ये हो गया थर्ड। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर जनरेट हुआ? आंसर इज यस। ये वाला क्या है, एक कायरल सेंटर है, क्योंकि इधर CH3 ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इधर Cl है और एक H है। तो ये भी R और S की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? बोले भाई इसमें कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, देखिए बेटा 2 तो ये हो गए RS, 2 3 4 5 एंड 6। तो करेक्ट आंसर इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, 6 होंगे। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए? बहुत सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, पर बच्चे गलत करते हैं, छोटी छोटी चीजों को मिस करते हैं। आपको वो मैं बिल्कुल मिस नहीं करने दूंगा। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। बताइए, क्लोरीनेशन करेंगे और ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, ठीक है। हालांकि इस बार जब मैंने ब्रोमिनेशन कहा है तो आपसे क्वेश्चन में लिखा होगा इस तरीके से कि ब्रोमिनेशन करने पर मेजर कौन सा बनेगा, और हम इसमें भी मेजर का पता लगा सकते हैं। इससे अगला स्टेप हमारा यही है कि कैसे पता लगेगा कि ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है। तो आप जानते हैं मेजर तो क्या बनेगा, तो आपको कंपाउंड में देखना सबसे स्टेबल रेडिकल कौन से H को हटने पे सबसे स्टेबल रेडिकल बनेगा। हम जानते हैं 3 डिग्री रेडिकल सबसे स्टेबल होने वाला है, इसीलिए ब्रोमिनेशन वाला केस तो बहुत आसान है। आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर Br लगा देंगे मेजर प्रोडक्ट के नाम पर जहां पर सबसे स्टेबल। इसके अलावा देखिए यहाँ 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री एंड 2 डिग्री।
जब क्लोरीनेशन की बात करेंगे तो आप हर पॉसिबल केस को बनाएंगे, यानी कि आप एक क्या करेंगे, यहां पे लगा सकते हैं, मैं दूसरे कलर से बता रहा हूं क्लोरीनेशन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। एक यहां आ सकता है Cl, दूसरे में यहां आ सकता है, तीसरे में यहां आ सकता है, चौथे में यहां आ सकता है और पांचवें में यहां भी आ सकता है। अब ये मत कहना सर यहां भी तो आ सकता है, तो ये और ये दोनों पोजीशन इसके लिए क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब आप टोटल नंबर ऑफ 5 प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस और भी करेंगे और बहुत सारे करेंगे, पर आप लोग थियरी बहुत ध्यान समझिए, थियरी की हर बात से ही क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को ये सिखाता हूं कि अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये आ गया कि कौन सा प्रोडक्ट कितना % बनेगा, तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल, CH3 CH2 CH3, और मैं आपसे कहता हूं अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं, मैकेनिज्म HMU लिखते ही आप समझ गए होंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, या तो ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होगा या फिर इस वाले से हट जाएगा, सॉरी ये दोनों तो सेम ही है, या फिर बीच वाले से आएगा। तो अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरीके से कि CH2 CH2 CH3 और Cl लगा दीजिए इस पोजीशन पर, ये है आपका लेट सपोज प्रोडक्ट A, क्लियर है। दूसरी बात, अगर आप दूसरा प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है CH3 CH3 और आपके यहां पे Cl जुड़ जाता है इस पोजीशन पे 2 डिग्री रेडिकल जब बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो कि दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, A और B, या फिर हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो ये बात ध्यान रखिए कि परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन जो है वो 2 बातों पे डिपेंड करती है। कौन कौन सी 2 बातें हैं? पहली बात तो ये कि जो तू टिकटॉक नहीं, पहली बात तो ये कि जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, जैसे कि यहां 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। देखो, जब क्लोरीनेशन सेलेक्टिव नहीं है, वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाना चाहता है, जो उसके पास अवेलेबल होगा उस हाइड्रोजन को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो सबसे पहली बात है अवेलेबिलिटी, कि वो वाले हाइड्रोजन कितने ज्यादा है। अब देखो ध्यान से, यहां 1 डिग्री वाले कितने हैं, 3 और 3 6 हैं, तो इनको रिप्लेस करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी एक चीज तो ये कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस पर्टिकुलर टाइप के, जैसे 1 डिग्री वाले कितने हैं, 6 हैं, 2 डिग्री वाले कितने हैं, 2 हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा देखने से लग रहा है कि 6 डिग्री वाले ज्यादा बनेंगे। लेकिन दूसरा फैक्टर भी अपना रोल प्ले करता है, और दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर यह है कि इनमें से कौन सा वाला हाइड्रोजन हटने पर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि हम जानते हैं अगर 2 डिग्री रेडिकल बनता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। तो दूसरी चीज होती है रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी। 2 चीज पे डिपेंड हो गया, दोनों बातें समझ में आई हमें। ये दोनों फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि A और B में से कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो हमको ज्यादा मिलने वाला है। अब आप समझिए, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो हम जानते हैं कि 3 डिग्री वाला रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा देन 2 डिग्री वाले से, देन 1 डिग्री वाले से। तो अगर रिएक्टिविटी रेट नहीं गिवन है तो आप मानेंगे कि अगर 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी रेट 1 है तो 2 डिग्री वाला 3.8 टाइम्स होगा उससे ज्यादा, और 3 डिग्री वाला 4.5। अगर गिवन नहीं है और आपसे पूछ दिया कितना परसेंट A और B बनेगा, तो आप इसको यूज करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर खुद करता है ये बात को मेंशन कि 1 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी 1 है, 2 डिग्री वाले की 5 है, 3 डिग्री वाले की 7 है, अगर गिवन है तो आप एग्जाम में जो गिवन है उसको यूज करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो आपको कभी गिवन नहीं होंगे, वो आपको हमेशा काउंट करने होंगे। काउंट योरसेल्फ। और कहां काउंट करने हैं, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में मत काउंट कर लेना, रिएक्टेंट में। तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो A वाला प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंटेज हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या काउंट करना है, इसको मिटा दूं क्या बेटा, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको मैं बीच में कर लेता हूं ताकि आप सभी को अच्छे से दिख जाइए। चलिए
तो मुझे सबसे पहले लिखना है कि परसेंटेज ऑफ ए, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, सारे इसी तरीके से हो जाएगा अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं ए में कौन सा रिप्लेस हुआ है, 1 डिग्री वाला। तो आप देखिए ऐसे 1 डिग्री वाले और कितने हैं, 1 डिग्री वाले देखो ये भी थे 3 हाइड्रोजन और 3 ये। तो आप नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन को आप देखेंगे, नंबर ऑफ 1 डिग्री कितने हैं इसमें 6 इनटू इन 1 डिग्री वालों की रिएक्टिविटी कितनी है, जो हम कितना मान के चले थे सीधा 1। याद करो रिएक्टिविटी 1 2 3 वाले की क्या थी, 1 डिग्री वाले की 1 थी, 2 डिग्री वाले की 3.8 टाइम्स होती है उससे, और 3 डिग्री वाले की 4.5 टाइम्स होती है उससे। ये समझाया था मैंने। तो देखिए नीचे क्या आएगा, नीचे जैसे टोटल लिखते हैं हम। टोटल कैसे लिखते हैं कि भाई सबसे पहले तो इसमें है कितने टाइप के, 2 टाइप के हैं। एक तो 1 डिग्री वाले, 1 डिग्री वाले कितने हैं 6 और रिएक्टिविटी 1, प्लस 2 डिग्री वाले कितने हैं 2, उनकी रिएक्टिविटी 3.8, प्लस 3 डिग्री वाले कितने हैं 0, उनकी रिएक्टिविटी 0.5। तो नीचे तो रिएक्टिविटी इंटू नंबर तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का आएगा। यानी कि जनरल फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहते हैं, ये 1 डिग्री वाले के लिए है, ये 2 डिग्री वाले के लिए है, ये 3 डिग्री वाले के लिए है। ऊपर हमने किसके लिए लिखा है, ये 1 डिग्री का। बात समझ में आ गई? तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं कोई फॉर्मूला हटवाना नहीं चाहता हूं आप लोगों को, आप समझ सकते हैं। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना परसेंटेज ए मिला है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बी की कितनी परसेंटेज है तो आप कैसे करेंगे, तो अब बी वाला जो है 2 डिग्री था, तो यानी ऊपर कौन सा आ जाएगा 2 डिग्री। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं कि परसेंटेज ऑफ बी अगर कैलकुलेट करनी है कि बी कितना मिलेगा, कितना परसेंटेज, तो ऊपर आएगा बी वाले कितने हाइड्रोजन हैं 2 और 2 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी विच इज 3.8। ये तो आ गया ऊपर। यानी आप ऊपर किसको रखेंगे, +ऊपर हम रखेंगे सर उसको जिसकी परसेंटेज हम निकाल रहे हैं, जो रिप्लेस हुआ है। और नीचे नीचे तो सारे रखने हैं। 1 डिग्री वाले को लो 6 × 1 प्लस 2 × 3.8 प्लस 0 × 4 क्लियर हो गई बात। तो इसको सोल्व करेंगे तो बी वाले की परसेंटेज भी आ सकती हैं। तो ऐसे हमें 50 क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतनी ही बात काफ़ी थी। बाकी जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट्स करेंगे, तो उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो होंगे, पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इतना टाइम इन चीज़ों पर लगाने के लिए। तो क्लोरीनेशन के अलावा भी कुछ रिएक्शंस हैं जो एल्केन शो करते हैं, और इस रिएक्शन को आप जो है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स के केस में भी पढ़ते होंगे। वो है एल्केन से आप लोग एल्काइल हैलाइड की जब प्रिपरेशन करते हैं, जिनको आप हेलो एल्केन भी कहते हैं, तो मैं कोई भी नाम लिख दूं, एल्काइल हैलाइड में आपको ये प्रिपरेशन जरूर पढ़ाई होगी, तो मैं इसका थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देता हूं। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपके पास है एल्केन, यानी कि इस तरीके से H जुड़ा हुआ है, आप अगर इसमें ऐड करते हैं SO2Cl2, आपको याद आ गई होगी, ये हम NCERT में भी रिएक्शंस हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा चुका हूं। अगर SO2Cl2 लिखा हुआ हो और Hμ लिखा हो, ठीक है, तो Hμ का मतलब है रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आप ये बात समझेंगे कि R के साथ एक तो जुड़ेगा क्या Cl, और जो साइड प्रोडक्ट है ना वो ही इसकी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए लोग इसे जब एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन पढ़ाते हैं तो मार्क भी कराते हैं। तो साइड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं आपके, याद रखिए SO2 गैस एंड HCl गैस। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए हुई क्योंकि इसमें काफी अच्छा कंटेंट इसका प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या है, गैसेस हैं, तो वो बहुत इजीली क्या हो जाएंगे, इवॉल्व हो जाते हैं। और इस रिएक्शन का एक नाम भी है जिसको आपको लिख लेना चाहिए, दिस इज नोन एज रीड्स रिएक्शन। ठीक है, कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि रीड्स रिएक्शन का रिएजेंट कौन था या उसमें क्या चीज होती है। मैंने बताया किसी भी नई रिएक्शन के लिए आप स्टार्टिंग एंडिंग मटेरियल और रिएजेंट को जरूर ध्यान रखिए, बाकी मैकेनिज्म आप अपने आप बना लेंगे। अब मैं अगर मैकेनिज्म का हल्का सा आइडिया दूं तो आप ये समझिए, ये सिर्फ मैकेनिज्म में थोड़ा सा इसलिए बताता हूं सो दैट कि आप लोगों को याद रहे कि हो क्या रहा है। SO2Cl2 आप जानते हैं, SO2Cl2 किस टाइप का मॉलिक्यूल है, इस तरीके से SO2Cl2। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था एक बार इसके बारे में, बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, खैर आप जाने दीजिए, आपके कोर्स में हो सकता है ना हो। तो अगर आप Hμ
लाइट प्रोवाइड करते हैं इस पे, तो क्या होगा, जो Cl रेडिकल अलग हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और S डबल बॉन्ड O और एक Cl बन जाएगा ये रेडिकल। अब फर्दर देखिए क्या होगा, फर्दर यहां से Cl रेडिकल जो है अलग हो जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यानी कि आपके पास क्या हो गया, इससे आगे क्या हुआ, ये SO2 अलग हो गया और एक Cl रेडिकल और जनरेट हो गया। इसीलिए कुछ लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि SOCl2 पे H पास करोगे तो 2 Cl रेडिकल जनरेट होंगे और SO2 गैस। अब अगला स्टेप आप जानते हैं, ये जो Cl रेडिकल जनरेट हुआ है, अभी तो हम हैलोजनेशन में पढ़ के आए हैं, तो ये जो एल्केन का हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये बनेगा HCl प्लस R रेडिकल। ठीक है, दूसरा वाला जो Cl रेडिकल है वो R के साथ कंबाइन कर जाएगा, RCl बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप लोग जरूर ध्यान रखिए, काफी प्योर फॉर्म में एल्काइल हाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है। एल्केन्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तो वैसे नहीं है, तो फिर भी कुछ जो छोटी मोटी जो एनसीईआरटी वगैरह में भी लिखी हैं वो भी आप लोगों को मैं एक बार पढ़ा देता हूं। जैसे कि एल्केन्स की इंपॉर्टेंट दूसरी रिएक्शन जो आप पढ़ने को मिलेगी वो होगी कंबशन रिएक्शन। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपकी नॉलेज के लिए। कंबशन आप जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं, तो आप जानते हैं अगर एल्केन, कोई भी एल्केन है, CnH2n+2, यही उनका जनरल फॉर्मूला होता है, CH2n+2। ठीक है, अगर आप कंबशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ क्या, CO2 प्लस H2O। बैलेंस आप इसको कर सकते हैं, तक बैलेंसिंग रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप जानते हैं कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है हीट करेंगे ऑक्सीजन की बैलेंस में CO2 H2 प्रोडक्ट मिलता है। बैलेंस करना चाहते हो बहुत आसान है, इधर नाइट्रोजन कार्बन कितने हैं, N, तो यहां भी कितने कर दो, N। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2n+2, तो अगर 2 कॉमन निकाल लूं, n+1, ट्वाइस ऑफ n+1, तो यहां 2 तो लिखा ही है, तो अगर मैं n+1 लिख दूं तो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अरे बहुत सिंपल, ये क्या कर दिया मैंने, चलिए 2n+2 था, छोटी सी रबड़ मिल जाए अगर, अच्छा है मान, ठीक। अब आप समझे, हाइड्रोजन और कार्बन बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। 2n ऑक्सीजन तो यहां से आ गई और ये कितनी हो गई, n+1 और आ गई, तो टोटल ऐड करो कितना हो गया, 3n+1, इतनी हो गई। लेकिन ये ट्वाइस हो रहा है इसका, तो आप 3n+1 अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप इसको पहले ही 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ऑक्सीजन में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, कोई रटने से तो आसान है, पेपर में जाके बैलेंस कर लेंगे। तो कंबशन रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं इसकी। इसके अलावा एल्केन की एज सच कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन को भी ध्यान रख सकते हैं, यानी कि अगर आपको एल्केन गिवन हो और लिखा हो कि हमने AlCl3 ऐड किया है, उसकी प्रेजेंस में हीट किया है और HCl भी प्रेजेंट है, तो आप आइसोमराइजेशन कर देंगे, और आइसोमराइजेशन करने पर ये था N-ब्यूटेन, तो क्या प्रोड्यूस आएगा, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी रिएक्शन छूटे, इसलिए ये चीजें भी यहां लिखवा रहा हूं, अदरवाइज कुछ खास इंपॉर्टेंस ये नहीं रखती हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 हेक्सेन है, सेम रिएजेंट्स लिखे हों, एल्केन के ऊपर ये सब चीज ऐड किया होगा, तो आप पेंटेन 2 मिथाइल और 3 मिथाइल पेंटेन बना देंगे, यानी कि 2 पे मिथाइल है और 3 पे भी बना सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 3 4 1 2 3 4 5, और यहां पर भी मिथाइल जोड़ सकते हैं। तो ये है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, किसी भी बुक में गिवन हो सकती है, पर मैंने इनको एग्जाम में आते हुए कभी नहीं देखा है, पर इनका सिर्फ हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी आपके काम आ सकती है, तो इनको आप जल्दी जल्दी सिर्फ अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिए। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो अगर आपके पास हेक्सेन है, N हेक्सेन 2 3 4 5 6, और आपको मेटल ऑक्साइड दे रखी हो जो ट्रांजिशन मेटल की होती है, जैसे कि Cr2O3 या मोलिब्डेनम वाली हो सकती है MO2O3,
या फिर वैनेडियम पेंटॉक्साइड हो सकती है V2O5। ये ऑक्साइड्स ऐड की हो और लिख के दिया हो जो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है वो 773 डिग्री से, इसको मैं मिटा देता, क्या गलती लिखी मैंने, केल्विन होगा 773। मेरा मार्कर कहाँ है, मेरी रबड़ कहाँ है, यस। और टेम्परेचर 10 से 20 ATM गिवन, कोई रटना नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूं। तो हेक्सेन एरोमेटाइज हो गए, 6 मेंबर्ड रिंग एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल आप अच्छे से जानते हैं क्या बन रहा होगा, तो आंसर है बेंजीन बन जाएगी। क्लियर है। अगर हेक्सेन की जगह आपको हेप्टेन गिवन होता, ये तो क्या गिवन था, हेक्सेन। अगर हेप्टेन गिवन होता 1 2 3 4 5 6 7 और सेम चीज ऐड की होती तो आप क्या बनाते, एरोमेटाइजेशन करने के बाद 7 मेंबर्ड नहीं बनेगा बेंजीन, और जो 7th कार्बन है वो इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, टोल्यूइन। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा अगर सेम ही एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है, हेप्टेन की जगह, ये हेप्टेन था यहां पर ऑक्टेन दे दिया जाए तो क्या बनाएंगे आप एरोमेटाइजेशन करके, तो आप आराम से लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 और वही एरोमेटाइजेशन वाले रिएजेंट्स ऐड किए हों तो आप ऐड करते हुए बनाएंगे 6 मेंबर रिंग। अब आपके पास 2 CH3 है, 2 CH3 है तो CH2 CH3 है, तो ये प्रोडक्ट मिल सकता है इथाइल बेंजीन, या फिर एरोमेटाइजेशन में बेंजीन रिंग तो रहेगी, ये मिल सकता है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन जिसका एक कॉमन नाम है ज़ाइलीन। ये ऑर्थोज़ाइलीन के नाम से जाना जाता है, पैरामेटाज़ाइलीन भी होते हैं। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कुछ खास इतने काम नहीं आएगी आप लोगों के, या फिर आपको पेपर में इसका नाइट्रेशन से रिलेटेड बात आ सकती है। अगर कभी भी लिखा हो एल्केन यानी मान लो RH, ये सब रिएजेंट्स वगैरह आपको नाइट्रेशन, फिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में किसी न किसी जगह पे पढ़ाया जाएगा। यहाँ इनको डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट्रेशन के सारे रिएजेंट को, मैकेनिज्म को नहीं पढ़ाया जाएगा। किसी एक चैप्टर में जहाँ उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जहाँ उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, वहाँ उस मैकेनिज्म को डील करते हैं। तो नाइट्रेशन का रिएजेंट आप लोग जानते भी होंगे, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, एल्केन पे ऐड किया हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे NO3 के स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा चुका हूं, बोलो भाई, बस ये बात ध्यान रखना। आप H2O को क्या कर दीजिए, रिमूव, और डायरेक्ट R को इससे जोड़ दीजिए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो RNO2 नाइट्रो एल्केन्स प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप नाइट्रेशन करेंगे इसी तरीके से, अगर इसको मैं सल्फोनेशन करूंगा तो अगर लिखा हो RH सल्फोनेशन के लिए आपको लिखा होगा एरो के ऊपर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या फ्यूमिंग H2SO4 करके अगर लिखा हुआ है तो आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो आप जानते हैं SO4 को भी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, OH, वही काम कीजिए। देखिए आपको याद रखने हैं प्रोडक्ट, सबसे काम की चीज ये है। मैकेनिज्म जिनके मैं नहीं बता रहा हूं उनमें कुछ ना कुछ ट्रिक बता रहा हूं सो दैट कि आप याद रखिए। H2 रिमूव हो गया तो RSO3H सल्फोनिक एसिड, ये भी जब मैंने IUPAC नेमिंग पढ़ाई थी तो आपको इनके बारे में भी बताया था। तो एल्केन्स की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हेलोजनेशन ही है, हेलोजनेशन से या तो क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी और ज़्यादा सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है इन सबको, और प्रिपरेशन जो है आप वो सारी की सारी देख चुके हैं कि कितने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, सारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। उसी के बाद हम एल्केन्स पर क्वेश्चन करेंगे और एल्केन्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। क्लियर है।